है नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। आज की ये वीडियो ध्रुव राठी के लिए एक चैलेंज होगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने जितना कुछ पढ़ा है और जाना है उसके हिसाब से तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आज मैं ध्रुव राठी के सामने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट की ही डिस्कवरीज रखूंगा, जो डिस्कवरीज साफ तौर पर इशारा करती हैं कि देयर इज अ गॉड। और ध्रुव राठी और उनकी रिसर्च टीम को चैलेंज होगा, जो साइंटिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा और सुनवाऊंगा उनको झूठा साबित करके दिखाएं। If we had different numbers, we would end up with a sterile universe. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea. वैसे इनकी रिसर्च टीम कई बार बहुत बेसिक मिस्टेक कर देती है। या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से दो हिस्सों में बांट दिया। अब ये बात हर कोई जानता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने तलवार से चांद के दो टुकड़े नहीं किए थे। खैर, वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में बहुत सारे माने जाने साइंटिस्ट सुनवाऊंगा, और साइंटिस्ट की ही डिस्कवरीज से हम प्रूव करेंगे कि गॉड की एग्जिस्टेंस एक बहुत ही प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है इस यूनिवर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज। ध्रुव राठी जो कि एक एजुकेशनल चैनल रन करते हैं, उनको लोग उनकी एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते हैं, और वो कई बार अपनी वीडियोस में युद्ध को एथियज्म की तरफ धकेलते हुए देखे गए हैं। कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज मैं आपको गॉड की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को साबित करने के लिए एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक साइंटिस्ट को भी सुनवाऊंगा। जी हां, गॉड की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को साबित करने में जाने माने एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक साइंटिस्ट भी हमारी हेल्प करेंगे। और वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं जो गॉड की एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करते हैं। तो रीसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज ने यह चीज साबित करी है कि हमारे ये यूनिवर्स के अंदर जो फंडामेंटल कांस्टेंट्स एंड क्वांटिटीज हैं वो फाइनली ट्यून्ड है। यानी हमारा ये यूनिवर्स ऐसे बना हुआ है जिससे आपकी और हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाए। इसकी बनावट लाइफ की एग्जिस्टेंस को परमिट करती है, और ये यूनिवर्स इस हद तक फाइनली ट्यून्ड है कि अगर इन फंडामेंटल कांस्टेंट्स में बहुत जरा सा भी बदलाव कर दिया जाए तो कोई स्टार्स नहीं होंगे, कोई लाइफ नहीं होगी, कोई प्लैनेट्स नहीं होंगे, कोई केमिस्ट्री नहीं होगी। Fine-tuning in physics refers to the observed fact, that were we to modify the constants of nature just slightly, life would never appear in this universe. तो हमारा ये यूनिवर्स एक फाइनली ट्यून्ड मशीन की तरह है। क्लिप सुनिए। You see, our universe is kind of like a finely tuned machine. Scientists have found that there are about 20 numbers, 20 fundamental constants of nature that give the universe the characteristics we see today. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये यूनिवर्स कितना खास है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी को ले लीजिए। अगर ग्रेविटी बस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती तो सितारे बहुत जल्दी फ्यूल खत्म करके बुझ जाते, प्लैनेट्स ठीक से फॉर्म ना हो पाते और लाइफ कभी पनप ही ना पाती। वहीं अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी वीक होती तो स्टार्स और प्लैनेट्स बन ही ना पाते, और जब स्टार्स ही नहीं बन पाते तो लाइफ का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब हम कहते हैं कि ग्रेविटी बहुत ज्यादा फाइनली ट्यून्ड है, इसका मतलब यह है कि अगर रैंडमली ग्रेविटी का वैल्यू बिग बैंग के बाद सेट होता तो उसका सही रेंज में होने का चांस है सिर्फ 1 in 10⁻60। यानी अगर इतनी बार कोई चीज रैंडमली ट्राई की जाए तो शायद एक आध बार तुक्का लग जाए। यानी ग्रेविटी को तुक्का मानना बेवकूफी है, और यह नंबर इतना छोटा है, इतना अनलाइकली है होना कि यह समझना भी मुश्किल है। मतलब अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी वीक या स्ट्रांग होती तो हम कभी वजूद में ही ना आ पाते। क्लिप सुने। If gravity was stronger than we think it is, again we'll end up with a failed universe. Everything will end up in black holes. It has to be just so. It has to be just right. Why is gravity so much weaker than the other forces? Well, we don't really know, but here's what we do know. If it were just even a little bit stronger, stars would burn out too quickly. They wouldn't live long enough for life to evolve. Instead of stars,
Instead of galaxies, we'd have black holes. और ये होने के चांसेस कितने कितने अनलाइकली हैं और हम कितने लकी यूनिवर्स में रहते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी तो आपको सिर्फ एक नंबर दिख रहा होगा 1 × 10⁻60, लेकिन इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई चीज इतनी बार रैंडमली ट्राई करोगे तब शायद एक आध बार तुक्का लग जाए। जी हां, और सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूं मैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है और इसकी आंखों पर हमने पट्टी बांध दी है, और अब हम एक रेत का जर्रा लेते हैं। जी हां, एक रेत का जर्रा, और इसको रेड कलर कर देते हैं, और फिर उसके बाद इस रेत के जर्रे को अगर मैं पूरे रेगिस्तान में से कहीं पर भी छुपा दूं या फेंक दूं, और उसके बाद आंखों पर पट्टी बंधे हुए आदमी से कहूं कि रैंडमली उसी स्पेसिफिक रेत के जर्रे को पिक करो, आपको क्या लगता है कि एक इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर रैंडमली उसी रेत के जर्रे को उठा सकता है पूरे रेगिस्तान में से खाली चांस के बेस पर? आप ऑब्वियसली कहोगे ऐसा होना ही इम्पॉसिबल है, अनइमेजिनेबल है कि पूरे रेगिस्तान में से उस एक जर्रे को रैंडमली उठाया जाए खाली चांस के बेस पर। कोई इंसान कितना भी लकी हो जाए, वो इतना लकी नहीं हो सकता कि रैंडमली उसी रेत के जर्रे को वो पिक करे पूरे रेगिस्तान में से। और अगर मैं कहूं कि पूरी अर्थ में से उस एक रेत के जर्रे को पिक करो आंखों पे पट्टी बंधे बंधे, तो क्या यह पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नो, इम्पॉसिबल है कि पूरी अर्थ में से रैंडमली उस एक स्पेसिफिक रेत के जर्रे को पिक किया जाए आंखों पे पट्टी बंधे बंधे। ठीक उसी तरह अगर मैं इस इंसान से कहूं कि इस रेत के जर्रे को मैं पूरे यूनिवर्स में से कहीं पर भी छुपा दूंगा, पूरे यूनिवर्स में से, और तुमको आंखों पे पट्टी बंधे बंधे रैंडमली पूरे यूनिवर्स में से सिर्फ एक इस रेत के जर्रे को पिक करना है, तो आप कहोगे ये पागलपन है। कोई इंसान कितना भी लकी हो जाए, कितना भी लकी हो जाए, ये होना ही इंपॉसिबल है कि पूरे यूनिवर्स में से सिर्फ एक रेत के जर्रे को पिक किया जाए रैंडमली। ये इंपॉसिबल है होना। लेकिन क्या आपको पता है, यही चीज जो आपको अभी इंपॉसिबल लग रही है, पूरे यूनिवर्स में से एक स्पेसिफिक रेत के जर्रे को रैंडमली चूज करना, ये आपको इंपॉसिबल लग रहा है, लेकिन क्या आपको पता है यही केस तो ग्रेविटी के साथ है। जी हां, ग्रेविटी के करेक्ट होने के चांसेस इतने ही अनलाइकली हैं जैसे एक इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे कहा जाए कि इस रेत के दाने को जाके पिक करो रैंडमली इस पूरे यूनिवर्स में से। इसको कहते हैं 1 चांस इन 10⁻60। तो अब इससे आपको समझ आया होगा कि हमारा ये यूनिवर्स कितना लकी है, और अभी हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं। और भी यूनिवर्स के फंडामेंटल कांस्टेंट्स एंड क्वांटिटीज हैं जो कि इस ग्रेविटी से भी ज्यादा फाइनली ट्यून्ड हैं। जी हां, ग्रेविटी से भी ज्यादा फाइनली ट्यून्ड हैं, और फाइन ट्यूनिंग की पूरी लिस्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। एंड इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के तो क्या ही कहने, ये ग्रेविटी से भी ज्यादा फाइनली ट्यून्ड है, और इसी वजह से एथियस्ट साइंटिस्ट तक कहते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स नाइफ एज पर है, यानी ये ऐसे बैलेंस्ड है कि अगर जरा सी भी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो हम यहां एग्जिस्ट ही ना कर रहे होते। क्लिप। Our universe seems to be defined by a set of numbers which in some sense look special. If we had different numbers, we would end up with a sterile universe. Most likely the universe would expand and contract too rapidly. And so everything seems to be almost on a knife edge, that if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist. और एलन गुथ, अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, कहते हैं कि पहले मुझे भी फाइन ट्यूनिंग इंप्रेस नहीं करती थी, लेकिन जब हमने इस यूनिवर्स को और स्टडी किया और हमने और ज्यादा फाइन ट्यूनिंग की खोज करी, जैसे हमने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को डिस्कवर किया, तब से उनके भी व्यूज चेंज हुए हैं। क्लिप सुने। Back, I was never impressed with the degree of fine tuning of the observed universe until the discovery of the non-zero vacuum energy density, the cosmological constant. तो ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बहुत ज्यादा फाइनली ट्यून्ड होना चाहिए, वरना अगेन यूनिवर्स ही फॉर्म नहीं हो पाएगा, स्टार्स नहीं बन पाएंगे, गैलेक्सीज नहीं बन पाएंगी, एंड इवन यूनिवर्स ही नहीं बन पाएगा। ये कांस्टेंट राइटली बैलेंस्ड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के ठीक बैलेंस में होने के चांसेस हैं 1 × 10⁻120। जी हां, अब ये नंबर इतना छोटा है
है इतना छोटा है कि ये सोचना कि ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है वो तुक्के से इत्तेफाक से सही हो जाए, ये बेवकूफी है। जैसे ग्रेविटी के तुक्के से सही होने के चांसेस ऐसे थे जैसे एक पूरे यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक रेती के दाने को पिक किया जाए रैंडमली 1 in 10 to the power 60, ये चांसेस थे। अब ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के चांसेस है 1 in 10 to the power 120, यानी ये इतना अनलाइकली है कि इसके तुक्के से होने के चांसेस ऐसे हैं जैसे इतने यूनिवर्सेस में घूम घूम के आपको एक स्पेसिफिक रेती के दाने को ही रैंडमली पिक करना हो, वो भी आंखों पर पट्टी बंधे बंधे। जी हां, इतने यूनिवर्सेस में से एक स्पेसिफिक रेती के दाने को तुक्के से पिक करना जितना इंपॉसिबल है, उतना ही इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का तुक्के से सही हो जाना इंपॉसिबल है। यानी ये इतनी फाइन ट्यूनिंग इत्तेफाक से नहीं हो सकती। और इसी वजह से इवन एथियस्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई अब ये ज्यादा हो गया, कोई चीज इतनी फाइन ट्यून्ड है उसको तुक्का इत्तेफाक मानना अब बेवकूफी लगती है। कोई ये नहीं सोच सकता इतनी फाइन ट्यूनिंग एक्सीडेंटली आ सकती है। Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea. That something is tuned to 120 decimal places just by accident. Count of it is bizarre. It's a number that has basically a decimal point, 122 zeros, and something like a 138 at the end. It's hard for us to imagine starting with a theory, doing calculations, and after some number of pages of scribbling, having 0.00000, all these zeros, and then a 1 pop out of our equations. Even atheist scientists कहते हैं कि इस फाइन ट्यूनिंग को एक्सप्लेन करना इस टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन कहेगा ये इत्तेफाक से हो सकता है। 2 decimal places is not that crazy. What's crazy is to think a thing is a fluke if it's 123 decimal places. To write the fine tunings off as merely coincidences seems far-fetched. बट एथियस्ट के लिए प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया था, पूरी लिस्ट है फाइन ट्यूनिंग की, और एक और चीज है जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से भी ज्यादा फाइनली ट्यून्ड है। इवन मैं ये कहूंगा कि इसकी फाइन ट्यूनिंग के सामने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की फाइन ट्यूनिंग भी बच्ची लगेगी। और मैं यहां तक कहूंगा कि सारी चीजों की फाइन ट्यूनिंग एक तरफ और ये एक चीज की फाइन ट्यूनिंग एक तरफ। तो ये चीज है यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशंस, लो एंट्रोपी स्टेट। यानी जब यूनिवर्स वजूद में आया तब से ही इंतहाई ऑर्डर्ड स्टेट में वजूद में आया था। यानी बहुत से लोग जो कहते हैं कि यूनिवर्स बाद में समय के साथ साथ फाइनली ट्यून्ड हो गया होगा, ये बात पूरी तरह गलत है। इनफैक्ट यूनिवर्स शुरू से ही फाइनली ट्यून्ड है। यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन की फाइन ट्यूनिंग इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि रॉजर पेनरोज, एक मैथमेटिशियन एंड नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, ने कैलकुलेट किया था कि क्या चांसेस हैं कि यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन बाय चांस इतनी ऑर्डर्ड हो जाए। तो उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग चांसेस हैं 1 in 10 to the power 10 to the power 123। अब मेरे पास एग्जाम्पल्स, शब्द, सब कुछ खत्म हो गया। मैं इस कैलकुलेशन को आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इस नंबर को अगर हम लिखने की कोशिश भी करें ना, और 10000 करके लिखना शुरू करेंगे, तो इस नंबर में इतने जीरोज हैं जितने हमारी कायनात में एटम्स भी नहीं हैं। जी हां, यानी इस नंबर को 00 करके लिखना भी पॉसिबल नहीं है। जी हां, जैसे ग्रेविटी की फाइन ट्यूनिंग 10 to the power 60 थी, अब हम 1 के आगे 60 जीरोज लगा के ये नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 10 to the power 10 to the power 123, अब ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि इसको 000 लगा के लिखा भी नहीं जा सकता है। अगर इसको हम लिखने की कोशिश भी करेंगे तो इसके अंदर इतने जीरोज आएंगे, इतने जीरोज लिखने पड़ेंगे जितने एटम्स भी इस यूनिवर्स में मौजूद नहीं हैं। इट्स अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल, इम्पॉसिबल कि यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशंस इत्तेफाक से, तुक्के से, रैंडमली इतनी सही हो जाएं। क्लिप। Well, the universe is certainly fine-tuned in the sense that the initial state of the universe was extraordinarily special. तो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज खुद कहते हैं कि लोग दूसरी चीजों की फाइन ट्यूनिंग को बोलते हैं, जबकि जो इनिशियल कंडीशन की फाइन ट्यूनिंग थी उसके सामने बाकी की फाइन ट्यूनिंग कुछ भी नहीं है। क्लिप। Now there's fine-tuning in the origin of the universe, which has to do with the second law of thermodynamics. It has to have been extraordinarily precise, and in fact, it has to have been at least as precise as 1 part in 10 to the power, 10 to the power,
123. Now that's It's an a ridiculous extraordinary number. It's a ridiculous number. Yes, that's right. And it's nothing like people worry about the constants of nature. You see, you want to fix those constants. Okay, they're just a few numbers, 20 numbers maybe, and those have got to be fixed to, I don't know, just a certain amount of precision, and that's nothing by comparison with this number. तो ये नंबर इतना अनलाइकली है कि रेती का दाने वाला एग्जाम्पल भी मैं नहीं दे सकता। अब ये समझ ले आप कि हमारा ये यूनिवर्स रैंडमली बन जाए, इसके चांसेस अनइमेजिनेबली लो हैं, और इसी वजह से एक डिजाइनर की मौजूदगी इस यूनिवर्स की इस कंडीशन को सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है। अब सवाल यह आएगा, अगर ये यूनिवर्स वाकई में इतना डिजाइन लगता है तो फिर कुछ एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक साइंटिस्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वेल, चलिए उनका सबसे पॉपुलर आंसर जो वो फाइन ट्यूनिंग के एक्सप्लेनेशन में देते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और उसका जवाब भी साथ ही साथ बता देता हूं। जो एथियस्ट साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स बहुत फाइनली ट्यून्ड है, हम मानते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि हो सकता है, एक हाइपोथेसिस वो देते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स अकेला ना हो और इनफिनिट अमाउंट ऑफ अदर यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो जो कि खराब यूनिवर्सेस हो, जहां पर ये फंडामेंटल कांस्टेंट्स एंड क्वांटिटीज डिफरेंट हो। यानी हमारा ये यूनिवर्स तो लकी यूनिवर्स है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अरबों खरबों इनफिनिट अदर यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो जो खराब यूनिवर्सेस हो, जो लकी यूनिवर्सेस ना हो। तो उनका कहना है कि क्योंकि अरबों खरबों खराब यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते होंगे तो एक लकी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो इस तरह एथियस्ट साइंटिस्ट इस फाइन ट्यूनिंग की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। क्लिप। The only explanation I know, and I think it's fair to say the only explanation that's out there, is that there are many, many possibilities for this number. In other words, we live in a multiverse, a vast region made up of many, many universes, where ours is just one of them. In a universe that allows for our existence. And so the argument is, I know why, it's because God did it. A very common counter argument is, well, it also could just be a multiverse, right? There could be many different parts of the universe and we just are finding ourselves in the hospitable one. So वही कि न जाने कितने यूनिवर्सेस होंगे, उसमें से एक यूनिवर्सेस हमारा भी है, लकी यूनिवर्स। तो अब इसका जवाब यह है कि अगर एथियस्ट मल्टीवर्स को लेकर आएंगे फाइन ट्यूनिंग से बचने के लिए, तो वो लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिट अदर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ जिन जिन चीजों को लेकर एथियस्ट जो हैं वो रिलीजियस लोगों का मजाक बनाया करते थे, वो सब कहानियां उनके ही गले पड़ जाएंगी। क्योंकि अगर इन्फिनिट अदर यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जिस यूनिवर्स में जिन्न एग्जिस्ट करते हो, एंजल्स एग्जिस्ट करते हो एक्स्ट्रा डायमेंशंस में, एंड एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जो कि जहन्नम की डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो, और एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जो कि जन्नत की डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जहां पे रामायण वाकई में हुई हो। एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो है ना। जिन जिन कहानियों को लेकर एथियस्ट रिलीजियस लोगों का मजाक बनाते थे, उनमें से बहुत सारी कहानियां उनके भी गले पड़ जाएंगी जैसे ही ये लोग मल्टीवर्स को मानेंगे। और मल्टीवर्स को मानने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको एक यूनिवर्स जनरेटर भी मानना पड़ेगा, जो यूनिवर्स जनरेटर डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट्स के साथ यूनिवर्सेस को पैदा कर सकता हो। आपको ये मानना ही पड़ेगा। जो यूनिवर्स जनरेटर अच्छे यूनिवर्सेस बना रहा होगा, जो खराब यूनिवर्सेस बना रहा होगा, तो आपको एक यूनिवर्स जनरेटर भी चाहिए ही होगा। अब ये यूनिवर्स जनरेटर जो है कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सेस भी बना सकता है, तो इसका खुद का भी फाइन ट्यून्ड होना जरूरी है, इसका खुद का भी कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, वरना ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सेस कैसे बना पाएगा? अगर इसमें खुद में फाइन ट्यूनिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सेस कैसे बना पाएगा? अब देखें, एथियस्ट लोग यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स जनरेटर एग्जिस्ट करता होगा जिसने हमारा यूनिवर्स बनाया, जिसने ये मल्टीवर्स बनाया होगा, तो वो यूनिवर्स जनरेटर से कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करते हैं। वहीं थियस्ट लोग, खुदा में मानने वाले लोग, कहते हैं गॉड एग्जिस्ट करता होगा। तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता होगा, उसको तो आप भी मान रहे हो, एथियस्ट भी मान रहे हैं, उसको आप यूनिवर्स जनरेटर कहो या गॉड कहो, इट डजंट मैटर।
इस यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को आप उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स जनरेटर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये यूनिवर्स जनरेटर के पास फाइन ट्यूनिंग कहां से आई जो ये अच्छे यूनिवर्स और खराब यूनिवर्सेस बना सकता है। इसका खुद का फाइन ट्यून होना भी जरूरी है, तभी ये अच्छे और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सेस बना पाएगा। तो बेवकूफो अकल लगाओ, हर शय गवाही दे रही है कि कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होगा। आप लोग भी यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स जनरेटर से ही एक्सप्लेन करते हो, और एक थियस्ट भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक गॉड से एक्सप्लेन करता है। और एक आखिरी चीज मैं जाते जाते ये कहूंगा, मल्टीवर्स फाइन ट्यूनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन की फाइन ट्यूनिंग इस कदर ज्यादा है कि इट डजंट सॉल्व इट। और यही कहना सर रॉजर पेनरोज का है। क्लिप सुने। I mean, that's right. I mean, you can't say, well, there are lots of universes, and out of that particular one, which we happen to be in, that number was that thing. Well, no, it doesn't explain it. You don't get anywhere close to that number. Right. Okay, we have fine tuning. We've got to deal with it. Now, there are a number of ways that we can explain that. I mean, it cries out for explanation. Yes. We cannot say, oh, yes, fine, and let's go on. We have to explain it one way or another. Basically, there are three explanations. Okay, number one. Okay, God. Okay, God. Okay, God.